गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस भाग में पढ़ने वाले हैं जो संविधान की प्रस्तावना होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि संविधान की प्रस्तावना है क्या होता है कि 1946 में जो ब्रिटेन की संसद में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि भारत को आजाद करना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत को आजादी मिली। जब भारत को आजादी मिली तो उनकी संसद में ये पास हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत के दो टुकड़े किए जाएंगे, जिसमें एक होगा पाकिस्तान, एक होगा इंडिया। तो उसके बाद जो हमारा इंडिया है, इंडिया का परिदृश्य कैसा होगा, क्योंकि जो आजादी मिलनी थी वो अलग प्रकार की आजादी थी। एक तरफ तो हमारा देश जो बट रहा था, दो भागों में बट रहा था, दूसरी प्रकार से ये था कि अंग्रेज जो छोड़ के जा रहे थे, उस प्रकार से जो सबकी जो आकांक्षाएं थी बढ़ रही थी। आकांक्षाएं इस टाइप से बढ़ रही थी कि हर आदमी को ये लगता था कि हमारा इस जो संविधान बन रहा है या जो हमारा देश आजादी होगा तो हमारा इसमें क्या स्थान होगा। तो इसको लेके बात थी। तो सबको ये लगता था, जैसे अगर मैं गरीबों की बात करूं, जो निचले तबके के लोगों की अगर मैं बात करूं, तो उनका मानना ये था कि ऐसा तो नहीं होगा कि जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो हमें दबा देंगे या हमारा उसमें कोई उत्थान ही नहीं होगा, या महिलाओं को ये लगता था कि ऐसा ना हो, पैट्रियार्की सोसाइटी है वो उनको दबोच ना ले। तो इसमें जो सभी की भावनाओं को, सभी की आकांक्षाओं को हमें पूरा करना था। किसानों को ये लगता था कि ऐसा ऐसा दोबारा ना हो कि जो अगर मैं ये बात करूं कि जो अगर जमींदार वर्ग है इनके ऊपर दोबारा इनके ऊपर जो कब्जा स्थापित करने लगे, तो इसके ऊपर था। दूसरी बात ये था कि उस टाइम पे ये भी था कि बहुत सारे कुछ थोड़े लोगों में बहुत बहुत ज्यादा संपत्ति होती थी। तो नीचे वर्ग के लोगों को ये लगता था कि जो ये अगर मैं ये बोलूं कि जो प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने इन सभी बातों का ध्यान रखा। और अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान में अलग अलग, अगर मैं पूरे भारत से बात करूं तो हर क्षेत्र से लोगों को इकट्ठा किया गया। जो जो प्रतिनिधि वहां पे होते थे, ये आपने सुना होगा कि हर 10 लाख की जनसंख्या में से वहां पे एक प्रतिनिधि चुना जाता था जो संविधान सभा को रिप्रेजेंट करेगा उस क्षेत्र से। तो उसके बाद जब भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले अगर इसकी जो सभा बैठी थी, अगर वह सभा सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसके बाद क्या हुआ कि ये संविधान में जो प्रस्तावना है इसको पेश किया गया था कि भारत की जो किस तरीके से हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करने वाले हैं। तो इसको लेके जो सबसे मैं आपको एक एक करके इसमें सारी बातें आपको बताऊंगा। तो किस तरीके से जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना हम उसको बोलते हैं कि क्या होता है कि अगर हम पुस्तक को पढ़ते हैं, जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसका जो पहला पृष्ठ होता है वो ये बताता है कि इस जो किताब है इसमें मिलने क्या वाला है, इसमें क्या क्या इसमें मिलने वाला है, किस किस के लिए क्या स्थान होगा, इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भारत की जो संविधान की उद्देशिका है वो कैसी है। अगर मैं ये बात करूं तो जो सबसे पहले शुरुआत इसकी होती है वो होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि जो न्याय होगा वो 3 तरीके से न्याय हमको मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलने वाला है। अगर मैं स्वतंत्रता की बात करूं तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, समानता भी इसमें होगी, अखंडता भी होगी। इन सब एक एक वर्ड के बारे में आज हम इस आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं। और एक एक आर्टिकल का एक एक शब्द का जिस तरीके से मैं मीनिंग बताने वाला हूं वो आपको परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर मैं ये बात करूं तो कि प्रस्तावना के मूल तत्व क्या क्या है, तो मूल तत्व ये होंगे कि संविधान के अगर मैं अधिकार का स्रोत है। देखो क्या होता है कि अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं अधिकार की बात करूं, सबसे पहले अगर उद्देशिका की बात करूं तो सबसे पहले उद्देशिका ये जो प्रस्तुति की गई थी वो अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी। अगर मैं अमेरिका के संविधान की बात करूं तो जो 1789 है, 1789 में अमेरिका का संविधान जो है लागू किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो संविधान है इसका जो स्रोत इसमें जो बताया गया है वो है भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोग हैं जो इस शक्ति का संपूर्ण उपयोग करेंगे। इसी से भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी लोगों का जो चुनाव है इसी के द्वारा किया जाएगा, जनता के द्वारा।
और इसमें यह बोला गया है कि भारत की प्रकृति घोषणा करती है भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश इसको बनाता है। अगर जो संविधान के उद्देश्य ये होंगे कि हमें सभी को न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और संविधान के उद्देश्य, इन सब चीजों से परंपरागत हमें करवाना है। और इसमें जो लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1949 को लागू होने की तिथि बताई गई है, लेकिन इस दिन जो 15 आर्टिकल है उनको ही लागू किया गया था, लेकिन जो रिमेनिंग आर्टिकल हैं वो हमने जो लागू किए थे 26 जनवरी 1950 को लागू हमने किए थे। अब हम बात करते हैं क्या होता है कि जो प्रस्तावना में मुख्य शब्द हैं, इसमें एक एक शब्द का हम वर्णन करेंगे। इसमें जो प्रमुख शब्द हम इसमें जो समझने वाले हैं, उसमें जो संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इन सभी जो शब्दों के बारे में हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो जानते हैं संप्रभुता होती क्या है। क्या होता है कि जब हम 1947 में जब हम आजाद हुए तो हमारा ये उनका हम कोई डोमिनियन नहीं बने कि हम किसी दूसरे देश पर निर्भर हों, या हमारी जो रक्षा है, संचार है, अर्थव्यवस्था है, दूसरे देश पर निर्भर हो। हम किसी मामले पे दूसरे देश से नहीं हुए, और जैसे ही 1950 के बाद जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ तो हम एक गणतंत्र के रूप में उभरे। तो इसके लेकर है तो आपका एक क्वेश्चन होगा, तो हम राष्ट्रमंडल के सदस्य क्यों हैं? राष्ट्रमंडल के सदस्य हम ऐसे ही हैं, उससे कोई उसमें ये बंधन नहीं है कि हम उससे नहीं निकल सकते, हम चाहे जब निकल सकते हैं। और हमारा कोई प्रतिनिधि भी नहीं होगा ऊपर कि हम जिसको अपना सर्वोच्च मानते हों। जो हमारा सर्वोच्च होता है वो हमारे जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, उन्हीं को हम अपना सर्वोच्च मानते हैं, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। हमारे यहाँ पे जो चुनाव होते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि 5 साल के लिए चुनाव होता है, तो उसी से हमारी जो ताकत इकट्ठी होती है। तो इसके बाद उन्होंने ये बोला कि 1949 में हमने राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है उसको स्वीकार किया था, तो आजादी के बाद। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ये हमारे ऊपर थोपा गया है। देखो, अगर हम संप्रभु राष्ट्र हैं तो हम किसी विदेशी सीमा के को हम ले भी सकते हैं और अपनी सीमा को हम दे भी सकते हैं। इसमें किसी दूसरे देश का कोई नियंत्रण नहीं होगा। इसको लेके इसमें बात की जाती है। अगर मैं समाजवादी, अगर मैं शब्द की बात करूं तो इसको जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। लेकिन अगर मैं ये बात करूं तो अगर मैं समाजवादी जो सिद्धांत हैं भारत में पहले से ही मौजूद थे। क्योंकि अगर हम ये बात करूं कि क्योंकि जब ये बात मानी गई कि नहीं हम या तो हम अमेरिका की गुट में शामिल हों या यूएसएसआर की गुट में शामिल हो, तो हमने किसी को साथ नहीं चुना। हमने ऐसा चुना कि हम एक मिश्रित तौर पे हम चलने वाले हैं। नेम के तौर पर हमने एक संगठन बनाया था कि हम किसी के साथ हमने मौजूद नहीं होना है, किसी के साथ हमें अलायंस नहीं बनाना है। हमारा एक अलग तरीके से लोकतंत्र हमारा चलने वाला है। इसमें ये बात ध्यान देने बात ये रहती है कि जो भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें साम्यवादी समाजवाद जिसे राज्य मिश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, इसे हम मिश्रित समाजवाद कहते हैं। क्योंकि इसमें जो लोकतंत्र तो है ही, खासतौर पर इसमें पूंजीवाद और जो समाजवाद है, इसमें दोनों तरीके से मिश्रित इसमें चीजें देखी जाती हैं। और इसमें यह भी किया गया है कि भारत राष्ट्रीयकरण, निजी संपत्ति का उन्मूलन भी इसमें शामिल है। क्योंकि जो हमारे डीपीएसपी हैं, इसमें ये बोला गया है कि हम जो निजी संपत्ति है इसका उन्मूलन करेंगे और ऐसी हम व्यवस्था करेंगे भारत की जो समाज है उसमें बहुत सारी जो इक्वालिटी आए। हम इक्वालिटी को दूर करने के लिए हम इसमें बहुत ज्यादा फोकस थे। और अगर मैं लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे निजी क्षेत्र भी होना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र, क्योंकि पूरी चीज गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है, पूरी चीजें जो निजी क्षेत्र है वो भी नहीं कर सकती हैं। तो हमें जो क्या होता है कि हमें जो अगर मैं ये बात करूं तो हमें निजी क्षेत्र मतलब क्या होता है कि एक निजी क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई प्राइवेट प्लेयर है, अगर वो भरना चाहता है तो उसको भी हम संरक्षण देंगे और गवर्नमेंट भी चीज करेगी। क्योंकि कई बार जैसे अगर अस्पताल की बात करूं मैं, तो इसमें यह होता है कि अस्पताल में क्या होता है कि बहुत सारे प्राइवेट हैं, लेकिन हम गरीब जनता को भी हमें ध्यान रखना है, जिससे हम सरकारी अस्पताल का भी हम निर्माण करते हैं। इसमें ये बात बोला गया है कि क्या होता है कि लोकतंत्र समाजवाद क्या होता है कि इसमें ये होता है कि दोनों प्लेयर होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी इस चीज को कहती है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की समता को समाप्त करना होता है कि हम किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। और जो भारतीय समाजवाद है वो समाजवाद, मार्क्स की समाजवाद
और गांधी समाजवाद से मिला जुला रूप इसमें देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो गांधीवादी समाजवाद है इसकी तरफ जो भारतीय समाजवाद है वो ज्यादा ज्यादा तरीके से झुका हुआ है। इसके बाद हमें क्या हुआ कि एलपीजी जो हमने रिफॉर्म किए हैं तो इसमें जो क्या होता है कि भारत का जो समाजवाद जो है थोड़ा लचीला पड़ा है, इस चीज को भी हमें देखने को मिलता है। अगर मैं इसके तीसरे बात की बात करूं तो धर्मनिरपेक्ष की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें दो बात को देखना पड़ता है। क्या होता है कि जब हम वेस्ट का धर्मनिरपेक्षता हम देखते हैं और इंडिया की धर्मनिरपेक्षता देखते हैं तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि भारत का, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का धर्मनिरपेक्ष ये बोलता है कि हमारे लिए ये सभी धर्म है तो इक्वल है, भारत जो है सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। लेकिन अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो वहां पे जो मेजोरिटी वहां पे ईसाइयत की है, तो वहां पे जो मैक्सिमम जो देश हैं वो ईसाइयत पर फोकस करते हैं। और वहां तक कि यहाँ तक वहां पे होता है कि कोई अगर दूसरे धर्म का लोग है तो वहां पे जो उनके जैसे अगर मैं सिखों की बात करूं तो वहां की उनकी पगड़ी कृपाल ये चीज भी धारण नहीं कर सकते। अगर मैं इनकी बात करूं मुस्लिम्स की तो उसमें हिजाब पब्लिक प्लेस में जो कोई किसी भी तरीके से जो आपके धर्म को प्रदर्शित करते हैं उस तरीके से आप नहीं दिखा सकते। इस चीज को बात को लेकर बात होती है। तो अगर मैं धर्मनिरपेक्ष की बात करूं तो एक्चुअल में जो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष है, जो पंथ निरपेक्ष की बात जो क्या होता है कि पहले संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी इसको 1974 में कहा था कि इस तरीके से होना चाहिए। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में इसके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल भी हैं जिसमें 25 से 28 तक भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को जोड़ा गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको फॉलो कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। इसको लेकर बात होती है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं, उन्हें सरकार का जो समान संरक्षण है इसमें कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। इसको लेकर बात होती है। अगर मैं लोकतांत्रिक की बात करूं तो क्या होता है कि अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में एक लोकतंत्र क्या होता है कि लोकतंत्र इस तरीके से विद्यमान है कि दुनिया में दो तरीके से लोकतंत्र होते हैं। एक होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे स्विट्जरलैंड में है। इन देशों में ये होता है कि इनमें आबादी बहुत कम है। आबादी ऐसा है कि इनमें जैसे किसी में 5 लाख है, किसी में 4 लाख है या किसी में 10 लाख है। तो इसमें ये होता है, तो इसमें ये होता है कि अगर किसी को हमें राष्ट्रपति इनको चुनना है तो सामने जनता को खड़ा करते हैं, ऐसी जनता को खड़ा करते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप हाथ उठाइए, तो वो हाथ उठा देते हैं, उसी को राष्ट्रपति, जिसकी साथ में ज्यादा हाथ उठ गए उसी को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ यूएसए और अगर मैं इंडिया जैसे अगर मैं देशों की बात करूं तो यहाँ पे करोड़ों की पॉपुलेशन है, तो एक जगह इकट्ठा करना संभव ही नहीं है। अगर मैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करूं तो इसमें जो देखिए परिप्रेक्षा, पहल, जनमत संग्रह या प्रत्याशी को आपस में बुलाना, इन सब चीजों की बात होती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह होता है कि इसमें दो तरीके की शासन व्यवस्था होती है। एक होती है संसदीय शासन व्यवस्था, जैसे इंग्लैंड और इंडिया में चलती है। दूसरी होती है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, जैसे आपकी यूएसए में चलेगी। तो दो तरीके की शासन व्यवस्था होती है। तो इनमें यह होता है कि जो जनता है, जनता क्या होता है कि एक प्रतिनिधि, जैसे दो पार्टियों के प्रतिनिधि खड़े होते हैं, इनको चुनती है। तो इसके बाद क्या होते हैं कि जो बहुत सारे स्टेट, जैसे अपने यहाँ बहुत सारे एक क्षेत्र बनाए जाते हैं, तो वहां से अलग अलग जो प्रतिनिधि हैं चुनते हैं, वही आगे जाके ये आपस में वोटिंग करके जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं उनको चुनते हैं। तो इस तरीके की जो संसदीय व्यवस्था चलती है, जो राष्ट्रपति व्यवस्था है, वो भी इसी का ही रूप होता है। इसमें बहुत सारी चीजों को इसमें ध्यान रखा जाता है, जिसमें जो दयस्क मताधिकार होता है। और दयस्क के मताधिकार का मतलब यह है, भारत में हमने ये देखा है कि पहले जब हमारा जो संविधान बना था तो उस समय जो 21 साल के ऊपर के सभी व्यक्ति जो है वोट डाल सकते थे। लेकिन क्या होता है कि 1989 के बाद एक ऐसा कानून बना कि उसके बाद जो इसकी जो उम्र है घटा के 18 साल कर दी गई, कि 18 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सकता है, वो वोट डाल सकता है, दयस्क की तौर पर उसको गिना जाएगा। और इसके बाद क्या होता है कि लोकतंत्र में ये भी अवधारणा होती है कि एक टाइम से चुनाव होंगे, डिले नहीं किया जाएंगे। किसी कहीं पे 4 साल होती है, कहीं पे 5 साल होती है। और ऐसा नहीं होगी कि ये परंपरागत तौर पे चली जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा हो, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो क्या होता है कि कानून की सर्वोच्चता होती है, और न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र होती है, बिना भेदभाव के सभी लोगों को समान संरक्षण प्रदान करती है।
अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के रूप में देखा जाता है। अगर मैं ये बात करूं कि भीमराव अंबेडकर ने इसको बृहद रूप दिया था, इसमें भारत की मतलब जैसे संविधान की आत्मा भी कहा था भारत में, बल्कि इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी को भी इसमें शामिल किया जाता है अगर मैं भारत की बात करूं तो। और अगर मैं इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बात करूं तो इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें को इसमें व्याख्या इसमें की थी। अब हम आगे बात करते हैं, इसमें ये बोला जाता है कि भारतीय लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि इसमें मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं होता है। और लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व की मान्यता देती है। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक तरह के रूप में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इन सब चीजों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। इन सब चीजों को हमें साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। इसको लेके बात होती है और इसमें यह बोला जाएगी कि भारत जैसे गणराज्य में, जिसमें सामाजिक और आर्थिक कुरीतियां इतनी विषम होती हैं, इसमें कोई वर्ग बहुत रईस होता है, कोई वर्ग बहुत गरीब होता है, तो इस तरीके से हम नहीं देख सकते। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो सामाजिक लोकतंत्र है और राजनीतिक लोकतंत्र है, एक साथ हमें लेके चलना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या होता है कि हमें इसमें गणतंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो तरीके से इसमें दो वर्ग में हम बांट सकते हैं। एक होते हैं राजशाही। राजशाही वर्ग का मतलब ये होता है कि इसमें दो तरीके से होते हैं। यहाँ पे राष्ट्र का जो सर्वोच्च होता है, राजा या रानी होता है, तो ये इनकी जो क्या होती है व्यवस्था ये होती है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनके जो वारिस होते हैं वही उस देश को संभालते हैं। जैसे ब्रिटेन में आपने शाही परिवार देखा होगा, इस तरीके से उनकी चलती आई है परंपरा। जो गणतंत्र होता है, गणतंत्र के बारे में मैं अभी आपको बताया था कि वहां पे या तो राष्ट्रपति सर्वोच्च होगा या प्रधानमंत्री सर्वोच्च होगा, लेकिन वहां पे जो प्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चुने जाते हैं। यहाँ पे जो जन्म मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई अगर जन्म से ही कोई राजा बन के पैदा हुआ हो, इस तरीके से नहीं होता है। वहां की जो जनता है, जनता में जो सर्वोच्च शक्ति है विद्यमान रहती है। और इसमें क्या होता है कि राजा के हाथ में बजाय लोगों के हाथ में इसमें सर्वोच्च शक्ति होती है। और इसमें जो ये बोला जाता है कि अगर जनता को कोई सदस्य अगर मतलब अच्छा नहीं लगता तो एक जब चुनाव होते हैं तो उसको बदल भी सकती है। ये जो सारी शक्तियां हैं ये जनता के पास विद्यमान होती हैं। अगर मैं न्याय की बात करूं तो न्याय भी इसमें बहुत तरीके से है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को इसमें बताया गया है। इसमें क्या होता है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं, इनमें भी उपबद्ध किए गए हैं। अगर मैं सामाजिक न्याय की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, वंश, भेदभाव, कलर, इन सब के आधार पर उसको ऐसे नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप काले हो या गोरे हो तो आपको किसी ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाएगा, या आप कोई लड़की हो या मतलब लड़का हो तो इस तरीके से आपको कोई किसी भी तरीके से भेदभाव किया जाएगा। तो इस चीज को हमारे जो संविधान के जो निर्माता है उन्होंने सुनिश्चित किया था कि अगर कोई पिछड़ा है या कोई आगे का है तो उसमें इस तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर मैं आर्थिक विषमता की बात करूं तो अगर मैं न्याय की बात करूं तो न्याय में ये होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के मिला जुला रूप हमारी अगर हम कल्चर में देखें तो हमें जो हमारे संविधान में देखने को मिलता है, जिसके आर्थिक कारण भी मौजूद होते हैं कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, जिसमें संपदा, आय या संपत्ति की असमानता को दूर करना भी इसमें शामिल होता है। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं तो उसमें ये चीज बताई गई है कि हमें जो अगर मैं संपत्ति है उसका समान वितरण होना चाहिए, इसको लेकर बात होती है। अगर न्याय की बात करूं तो इसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई दफ्तर है, कोई जहां देश में बोला जाता है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में हो या किसी भी जगह हो, वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि आप राजनीतिक तौर से कहां से आए हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से भी इसको लिया गया है। अगर मैं ये बात करूं तो अब हम देखते हैं स्वतंत्रता। अगर मैं स्वतंत्रता की बात करूं तो स्वतंत्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है, क्योंकि अगर हम किसी राष्ट्र में हम जीते हैं, अगर किसी राष्ट्र में जीते हैं, अगर वहां पे हमें कहीं घूमने की स्वतंत्रता नहीं है, जीने की स्वतंत्रता नहीं है, अगर हमें कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता नहीं है, अगर हम वहां के किसी कहीं बसने की स्वतंत्रता नहीं है, कहीं आने जाने की अगर हमारे पास ये स्वतंत्रता नहीं है, तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज होती है इस चीज को। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने
इस चीज को बहुत ही फोकस किया। उन्होंने ये बोला कि बिना रोक टोक के किसी भी प्रकार की गतिविधियां जो व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम रोक टोक नहीं सकते। प्रस्तावना में हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है वो प्रदान करती है, और इसके हनन के मामले में हम जो कोर्ट का दरवाजा है वो खटखटा सकते हैं। इसमें ये बोला गया है कि जैसे कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता जो है परम आवश्यक होती है। इससे अभिप्राय यह है कि हर व्यक्ति को कुछ तो भी करने की लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कर लें। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ भी बोलेंगे ये भी नहीं है। एक जगह के बाद उसमें एक सीमाएं लग जाती हैं। इसको लेके भी होता है, और उसमें ये बोला है कि ये सब जो चीजें हैं हमने फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। जो फ्रांस की क्रांति की हम बात करें तो जो 1789 से 1799 के बीच में चला था, जहां से हमने स्वतंत्रता, समानता, जो बंधुत्व की जो भावना है यहीं से हमने ली है। अगर मैं समता की बात करूं तो समता से अभिप्राय ये होता है कि समाज के किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, कि किसी को बहुत ज्यादा विशेष अधिकार दिए जाए, किसी के साथ भेदभाव किए जाए, तो इस तरीके से नहीं चलता है। अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो इसमें हर व्यक्ति को अवसर की समता, और क्या होता है कि इन सब चीजों के बारे में 3 आयाम इसके शामिल किए जाते हैं, जिसमें राजनीतिक होते हैं, नागरिक होते हैं, आर्थिक, इन सब चीजों के बारे में किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होता है। अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं तो इसमें देखिए कितने सारे मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं, जिसमें विधि के समक्ष समता की बात करूं तो आर्टिकल 14 में है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश, इन सब चीजों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी। अगर मैं अप्रस्तुता, छुआछूत का जो अंत होगा आर्टिकल 17 में इसमें बताया गया है, उपाधियों का अंत होगा तो आर्टिकल 18 में इसमें बताया गया है, और आर्टिकल 19 जो है पूरा का पूरा एक दस्तावेज ही है। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं ये बात करूं तो क्या होता है कि हर व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को इसमें अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो आर्टिकल 325 जो हमारे क्या होता है कि अगर हम बोलते हैं, जो मतदान करने की जो हमारी शक्ति प्रदान करता है उसके बारे में हमारा बताता है। इसमें ये बोला गया है कि कोई व्यक्ति अगर 18 साल का हो गया है तो चाहे वो किसी वर्ग, धर्म, जाति, किसी वंश का स्थान रखता हो तो उसे वोट डालने का अधिकार होता है। और आर्टिकल इसमें क्या होता है कि अगर मैं जो लोकसभा, विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान आर्टिकल 326 में किया गया है। अगर मैं राज्य के डीपीएसपी की बात करूं तो आर्टिकल 39 ये कहता है कि जो महिला और पुरुष के लिए जो पर्याप्त, जो जीवन के लिए पर्याप्त जो साधन है कि काम करने के लिए समान वेतन की जो व्यवस्था है उसकी बात भी इसमें कही गई है। अगर मैं बंधुत्व की भावना की बात करता हूं तो इसमें ये बोला जाता है कि ये बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। इसके ये होता है कि आर्टिकल अगर हम 51 का अगर हम देखते हैं तो इसमें ये बोला गया है कि हर भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह धर्म, भाषाई क्षेत्र अथवा वर्ग विविधता के ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे, आपस में झगड़ा न करे। अगर मैं अखंडता शब्द की बात करूं तो अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें जोड़ा गया था। और इसमें क्या होता है कि जो डीपीएसपी है इन सब चीजों के बारे में इसमें बताया गया है कि देश की एकता और अखंडता पर राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल होते हैं। अनुच्छेद अगर मैं 1 की बात करूं तो यह कहता है कि भारत में अगर मैं अनुच्छेद 1 की बात करूं तो यह बोलता है कि भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया जाएगा, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों के संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और इसमें क्या होता है कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिक क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी भाषाओं को पार पाना इसमें शामिल होता है। इसको लेके इसको बताया गया है। अगर मैं इसकी अंतर्वस्तु की अगर मैं बात करूं, अंतर्वस्तु में यह बताया गया है कि संविधान बनाने के अधिकार का स्रोत भारतीय जनता के पास होगा। इसमें संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना के साथ प्रेरित होगा। और अगर भारतीय राज्य की प्रकृति संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक होगी। भारतीय संविधान की अपनाने की जो तिथि होगी 1949 इसमें बताई गई है। अगर मैं इसका महत्व की बात करूं तो इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका महत्व इसमें बताया है। अगर मैं
कृष्ण स्वामी अय्यर ने बताया था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की जो सदस्य थे के एम मुंशी ने बताया था कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल जो है वो हमारी प्रस्तावना है। अगर मैं ठाकुरदास भार्गव की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान के सबसे सम्मानित भाग हैं। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। और इसको लेके क्या है कि अगर मैं प्रस्तावना के पाठ को इतने प्रभावित थे, बहुत सारे क्या होता है कि जो अंग्रेज भी थे वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बहुत सारे लोगों ने इसकी निंदा भी की है कि बहुत बड़ा दस्तावेज है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत अच्छा भी बताया है। अगर पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत इसमें उल्लेख किया गया है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें बहुत सारे लोग, अगर मैं इसकी बात करूं क्या होता है कि भारत के पूर्व न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने बोला था कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह घोषणा से भी ज्यादा है, हमारे संविधान की आत्मा है। इसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें हम क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। हमारे संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो देखो, संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ति करती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि प्रस्तावना इंगित करती है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। तो बिल्कुल भारत के लोगों द्वारा बनाया गया था, क्योंकि हमने ये चुना था कि 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि आएगा, तो वो आए थे। अगर वो प्रस्तावना को इंगित करती है कि भारतीय लोग स्वयं इसको बनाए, तो बिल्कुल भारतीय लोगों ने ही इसको बनाया था। प्रस्तावना संविधान को अधिनियमित करती है। प्रस्तावना भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित देश के रूप को निर्दिष्ट करती है। प्रस्तावना उन अधिकारों और स्वतंत्रता की घोषणा करती है जिन्हें भारत के लोग अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित करना चाहते हैं। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य शामिल हैं जो भारत के लोगों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। प्रस्तावना में लोगों के बीच भाईचारा पैदा करने और राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ साथ व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने का उद्देश्य भी शामिल होता है। भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया गया था, जिसमें 299 प्रतिनिधि थे। अगर मैं ये बात करूं तो प्रस्तावना क्या इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इसमें बवाल भी होता है, जिसमें ये बोला गया था कि जो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो इसमें हम 2 केस देखते हैं, जो बेरू वाली केस है, केशवानंद भारती केस है। अगर मैं बेरू वाली केस की बात करूं तो ये 1960 में केस आया था जिसमें ये बोला गया था, इसमें क्या था कि 8 जजों की एक बेंच बैठी थी, जिसमें यही बोला गया था कि जो उद्देशिका है वो जो संविधान का भाग नहीं है, तो इसको ये बोला गया था। लेकिन जो केशवानंद भारती केस आया था 1973 की बात करूं तो इन्होंने ये बोला था कि बिल्कुल इसमें संविधान का भाग है, और क्या होता है कि इसमें बदलाव या इसमें बदलने की क्षमता, इसमें क्या होता है कि हम संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन इसको हम बदल नहीं सकते। अगर बदलने की जो क्षमता थी वो संविधान सभा के पास थी, और संविधान सभा अभी है नहीं, तो इसको मतलब संशोधित तो कर सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। और इसी से अगर मैं 1973 के अगर मैं ऐसे केशवानंद भारती केस की अगर मैं बात करूं तो यहीं से हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका भी कॉन्सेप्ट मिलता है। उन्होंने ये कहा था कि संविधान की सीमित मात्रा में संशोधन ही बेसिक स्ट्रक्चर है, कि अगर कोई सरकार आमादा हो जाए कि हमें पूरे संविधान को ही बदलना है तो ये नहीं हो सकता। फिर कोई व्यक्ति जो क्या है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अगर मैं प्रस्तावना में संशोधन की संभावना की बात करूं तो इसमें मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है इसमें लगता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।